सभी को नमस्कार। तो चलिए आज विज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक को समझते हैं, हमारे आसपास के पदार्थ। पता है, ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये तो हमारे चारों ओर की हर चीज को समझने की एक चाबी है। एक सवाल है, कभी सोचा है कि तेज गर्मी में जब पसीना आता है तो अचानक से वो ठंडक क्यों महसूस होती है? ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे है प्योर साइंस। तो चलिए आज हम मिलकर इस मजेदार रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये पदार्थ जिसे हम अंग्रेजी में मैटर कहते हैं, ये होता क्या है? देखिए, इसकी परिभाषा ना बहुत ही सरल है। कोई भी चीज, कोई भी जो जगह घेरती हो, मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, और जिसमें द्रव्यमान यानी मैस हो, तो वो पदार्थ है। जैसे हमारे आसपास की कुर्सी हो गई, हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, पानी, यहाँ तक कि हमारा मोबाइल फोन भी, ये सब कुछ पदार्थ से ही तो बना है। अच्छा, अब यहाँ से चीजें और भी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। देखिए, पदार्थ जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। मतलब कोई भी पदार्थ एक सॉलिड पीस नहीं होता। वो असल में बहुत ही छोटे छोटे, इतने छोटे कि दिखाई भी न दे, ऐसे कणों यानी पार्टिकल से मिलकर बना है। तो चलिए इन कणों की सीक्रेट लाइफ के बारे में जानते हैं। तो पहला गुण, ये कण इतने इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि इन्हें नेकेड आई से देखना तो पॉसिबल ही नहीं है। जरा अंदाजा लगाइए, पानी की सिर्फ एक छोटी सी बूंद में पानी के अरबों खरबों कण होते हैं, है ना कमाल की बात। अब दूसरा गुण, और ये तो बहुत ही दिलचस्प है, इन कणों के बीच में खाली जगह होती है। जैसे जब हम पानी में चीनी घोलते हैं तो चीनी कहीं गायब नहीं हो जाती, वो असल में पानी के कणों के बीच जो खाली जगह होती है ना, बस उसी में जाकर फिट हो जाती है। और यही वजह है कि पानी का लेवल भी नहीं बढ़ता। तीसरा गुण ये है कि पदार्थ के कण कभी रुकते ही नहीं हैं, वो लगातार कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। और इसी मोशन को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, घर के एक कोने में अगरबत्ती जलाओ और उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है ना? कणों के इसी फैलाव को, मतलब इस मिक्सिंग को, साइंस की भाषा में विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं। और चौथा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है, वो ये है कि ये कण एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, बिल्कुल एक चुंबक की तरह। और पता है, इसी खिंचाव की ताकत, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही डिसाइड करती है कि कोई चीज सॉलिड होगी, लिक्विड होगी या फिर गैस। तो चलिए अब देखते हैं कि कणों के ये चारों गुण मिलकर कैसे पदार्थ की वो 3 अवस्थाएं बनाते हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं: ठोस, द्रव और गैस। अब जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, ये तीनों अवस्थाओं का पूरा राज खोल देती है। देखिए, ठोस यानी सॉलिड में कण कैसे एक दूसरे से एकदम चिपके हुए हैं और एक प्रॉपर पैटर्न में है। वहीं लिक्विड में देखिए, कणों के बीच थोड़ी दूरी है, और गैस में तो पूछो ही मत, कण एकदम आजाद पंछियों की तरह दूर दूर घूम रहे हैं। और पार्टिकल्स के इसी अरेंजमेंट का नतीजा हमें इस टेबल में साफ साफ दिखता है। जैसे ठोस का आकार और आयतन, मतलब शेप एंड वॉल्यूम, दोनों फिक्स्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि कण कसकर बंधे हुए हैं। और दूसरी तरफ गैस को देखिए, इसके कणों के बीच इतनी ज्यादा खाली जगह है कि इसे आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है, मतलब दबाया जा सकता है। तो एक सवाल, क्या पदार्थ हमेशा एक ही स्टेट में रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम टेम्परेचर और प्रेशर को बदलकर इसे एक अवस्था से दूसरी में बदल सकते हैं। और इस पूरे खेल का जो मेन प्लेयर है ना, वो है हीट, यानी कि एनर्जी। ये जो डायग्राम है, ये इन बदलावों को समझने के लिए एक परफेक्ट मैप की तरह है। ये दिखाता है कि कैसे मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग और कॉन्डेंसेशन, ये सारे प्रोसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और कैसे मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है? बिल्कुल, बर्फ का पानी बनना। जब हम बर्फ को हीट देते हैं तो उसके पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है, वो वाइब्रेट करना शुरू करते हैं और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, और बस बर्फ पिघल जाती है। और इसका ठीक उल्टा होता है फ्रीजिंग, जब पानी के पार्टिकल्स अपनी एनर्जी खोकर फिर से पास पास आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है तो वो उबलने लगता है और भाप यानी स्टीम में बदल जाता है। और कंडेंसेशन क्या है? अरे वही, जब ठंडे पानी के ग्लास के बाहर पानी की बूंदें जम जाती हैं। वो असल में हवा की भाप होती है जो ठंडा होकर वापस पानी बन जाती है।
अब आता है एक बहुत ही स्पेशल चेंज। अक्सर देखा होगा ना कि कपूर या फिर कपड़ों में रखने वाली नैप्थलीन की गोलियां रखे रखे ही गायब हो जाती हैं। वो पिघलती तो है नहीं, तो वो जाती कहाँ है? वो सीधे सॉलिड से गैस में बदल जाती हैं, और इसी प्रोसेस को कहते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। तो लीजिए, अब हम वापस आ गए हैं अपने पहले सवाल पर। अब हम तैयार हैं उस रहस्य को सुलझाने के लिए कि आखिर पसीना हमें ठंडक क्यों देता है। और इसका जवाब छिपा है इवैपोरेशन, यानी वाष्पीकरण की कमाल की प्रक्रिया में। हाँ, पर एक मिनट, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बॉइलिंग और इवैपोरेशन दोनों एक ही चीज नहीं है। बॉइलिंग के लिए एक फिक्स टेम्परेचर चाहिए, जैसे पानी के लिए 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इवैपोरेशन वो किसी भी टेम्परेचर पर होता रहता है, धीरे धीरे, और ये सिर्फ लिक्विड की सरफेस पर होता है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो होता क्या है? ये पूरी प्रक्रिया एक तरह से एनर्जी की चोरी का खेल है। हमारी स्किन पर जो पसीना है वो लिक्विड स्टेट में है, उससे गैस यानी भाप में बदलने के लिए एनर्जी चाहिए। तो वो ये एनर्जी कहाँ से लेता है? हमारे शरीर की गर्मी से। वो हमारी बॉडी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब शरीर से गर्मी निकल जाती है तो जाहिर है हमें ठंडक महसूस होती है। सिंपल। और इवापोरेटिव कूलिंग का ये प्रिंसिपल हमारी डेली लाइफ में हर जगह काम करता है। सोचा है मटके का पानी ठंडा क्यों रहता है? क्योंकि मटके के छोटे छोटे छेदों से पानी बाहर आकर इवापोरेट होता है और अंदर के पानी को ठंडा कर देता है। इसीलिए तो गर्मियों में सूती कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है, और कूलर भी गर्म और सूखे दिनों में बेस्ट कूलिंग करता है। बहुत बढ़िया, तो हमने काफी कुछ समझ लिया है। चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं और सबसे जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं। ये 4 पॉइंट्स इस पूरे चैप्टर की समरी हैं। इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। पहला, हर पदार्थ छोटे छोटे हमेशा हिलते रहने वाले कणों से बना है, जिनके बीच में खाली जगह होती है। दूसरा, इन्हीं कणों का अरेंजमेंट और एनर्जी तय करता है कि कोई चीज सॉलिड है, लिक्विड है या गैस। तीसरा, हीट देने या लेने से पदार्थ की स्टेट बदल सकती है। और चौथा, इवैपोरेशन एक सरफेस प्रोसेस है जिससे कूलिंग होती है, क्योंकि वो अपने आसपास से हीट खींच लेता है। चलिए अब सोचने के लिए एक सवाल। सोचिए, गैसों को इतनी आसानी से कंप्रेस क्यों किया जा सकता है, पर सॉलिड्स को नहीं? हिंट चाहिए? याद करिए, हमने पार्टिकल्स के बीच की खाली जगह के बारे में क्या बात की थी। और अब एक आखिरी सवाल। जिस दिन तेज हवा चल रही हो, उस दिन गीले कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं? जरा सोचिएगा कि हवा की स्पीड का इवैपोरेशन के प्रोसेस पर क्या असर पड़ता है। तो अगली बार तक अपने आसपास की दुनिया पर ऐसे ही सवाल उठाते रहिए और विज्ञान को समझते रहिए।